बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? डियर लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं पीपल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है NTA नेट का फर्स्ट पेपर है, जिसका एक यूनिट है पीपल एंड इन्वायरमेंट। और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें लेटेस्ट जो क्वेश्चन आते हैं सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने जो पिक किया था, आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि इन्वायरमेंट होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा जो गोल्स बने हैं डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के, जो गोल थे MDG और जो दूसरा था SDG, वो हमने किया था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरैक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपको साथ साथ पता लग जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरैक्शन। ठीक है, ये होता क्या है? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ह्यूमन और इन्वायरमेंट इंटरैक्शन। यानी यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है इन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। और इसमें क्या होता है, मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इन्वायरमेंट को ह्यूमन कैसे मॉडिफाई करता है? अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ये जो मॉडिफाइड इन्वायरमेंट होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। क्योंकि देखिए, हर इंसान क्या करता है, अपनी जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं उसको अडेप्ट करता है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। अपनी जो भी उसके आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, नई नई चीज़ें सीखी। ठीक है, जब नया नया इन्वेंशन होता गया तो उसने क्या किया, नई नए जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको पालना शुरू किया। ठीक है, क्रॉप्स उगानी शुरू की। तो यहाँ पर जो क्रॉप्स आ गई, या फिर हम एनिमल्स की बात करें, ये सब उसने लेना शुरू किया। ठीक है, सरप्लस फूड बनाना शुरू किया, प्रोड्यूस किया। इसके बाद क्या आया, जो हम बिजनेस के अंदर पढ़ते हैं, बार्टर सिस्टम, ये आया। बार्टर सिस्टम के बाद ट्रेड आया। ठीक है, ट्रेड के बाद क्या हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा हुआ। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है, स्पीडी। ये सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं, स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन इस तरह से होता है। तो इसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी आती है वो आती है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, है ना। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो होती है, हम इसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्यों है ये? क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आती हैं, फॉसिल फ्यूल आता है, अर्बनाइजेशन आता है और माइनिंग आता है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि हर देश, एवरी नेशन क्या करना चाहता है, वो अपने जो नेशन है उसको डेवलप करना चाहता है। हर देश चाहता है कि उसका देश ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। और इस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, जितने भी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो जब ये यूटिलाइज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, कट थ्रोट कंपटीशन होगा वर्ल्ड लेवल पे। तो उससे क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है किसका, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज है उनका। ठीक है, उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट आती है हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब देखिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को करता है। पूरी दुनिया के अंदर जो मनुष्य हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, मैन नीड्स मोर लैंड। अब उसके लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है अगर उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे जंगल होते हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको वो क्या करता है, क्लियर करता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, वो
डिफॉरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो इस प्रोसेस को क्या करता है, फॉरेस्टेशन की प्रोसेस के अंदर लग जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑयल फ्रॉम ट्रैक्स यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली इससे होता क्या है, इससे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है, लैंड पोल्यूशन होता है, डिग्रेडेशन होता है लैंड का। इसके अलावा जो केमिकल डिस्चार्ज होता है वाटर में जाकर, तो उससे वाटर की क्वालिटी अल्टीमेटली जो है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो मरीन इकोसिस्टम होता है, हमारा जो इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम, वो भी बहुत डेंजर में आ जाता है, उनके लिए भी बहुत खतरा है। तो अल्टीमेटली अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल का यूज़ जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में रिलीज़ होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो उससे हमारा क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है और अल्टीमेटली हमारा इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या होता है, का मतलब क्या है कि अर्बन हो रहा है। अब एरिया जो है, पहले क्या होते थे, विलेजेस होते थे, रूरल एरिया ज़्यादा होता था क्योंकि पॉपुलेशन जो थी रूरल एरियाज में थी। लेकिन अब अर्बनाइजेशन होता जा रहा है हर जगह, मोर एंड मोर पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आती जा रही है। तो उनके लिए क्या चाहिए, हमें कंजम्पशन के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, है ना। तो पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रेट प्रेशर आ रहा है किसके ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे पास लिमिटेड है ना, लेकिन जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो उनके लिए हमें रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ रहा है, रिच अमाउंट में करना पड़ रहा है। तो हमें क्या, उससे क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है वेरी फास्ट रेट। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास फॉरेस्ट बहुत थे, लैंड बहुत थी, लेकिन अब उनकी कमी होती जा रही है, डिमांड ऑफ अर्बन स्टेट्स, अर्बन एरियाज के लिए। इसीलिए आप देखते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आजकल सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जो रूरल एरिया की जो लैंड थी उसके अंदर सेक्टर्स को डेवलप किया जा रहा है। तो अर्बनाइजेशन अल्टीमेटली एक इफेक्ट डाल रहा है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा माइनिंग। माइनिंग क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जब हम माइनिंग की एक्टिविटी करते हैं, मतलब जो निकालना है, ज़मीन में से कुछ निकालना है, ठीक है, जो हमारे माइंस हैं वो डिमांड के ऊपर, जो हमारी ज़मीन के अंदर से हम कुछ निकालते हैं तो वो हमारी निकलती हैं, माइंस कहलाती हैं। ठीक है, जो भी हम निकाल रहे हैं उसके अंदर, जैसे कोल हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं वो हमारी माइनिंग होती हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, टू ऑब्टेन नेचुरल रिसोर्सेज, पीपल डू माइनिंग एक्टिविटी। अब वो माइनिंग एक्टिविटी करते हैं तो अब हायर डिमांड होती है, जब ज़्यादा डिमांड हो रही है नेचुरल रिसोर्स की, तो माइनिंग एक्टिविटी भी हमारी डे टू डे इंक्रीज हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरेशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो हो रहा है कंटेमिनेशन हो रहा है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव सेंस में इफेक्ट कर रही है माइनिंग एक्टिविटी। तो अगर हम ह्यूमन और इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, यहाँ पर हमारी क्या हो रही है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के अंदर हमारा इंडस्ट्राइजेशन भी हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी आ रही हैं, फॉसिल फ्यूल का भी यूज़ हो रहा है, अर्बनाइजेशन भी हो रहा है और माइनिंग भी हो रही है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन पीपल। डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है क्लाइमेट फैक्टर में, वो तो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग उसका असर दिखाई देता है। जैसे आप देखते हो कि हर एरिया में लोगों का स्किन का कलर अलग है, ठीक है, हेयर स्टाइल अलग है, हेयर्स अलग है, नोज अलग है, शेप ऑफ हेड अलग है। तो ये क्या है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट फैक्टर का। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिडिल एशिया के लोगों की बात करें तो वो डिपेंड करते हैं लाइव स्टॉक के ऊपर। ठीक है, उनको क्या चाहिए खाने के लिए, जो
नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज फूड्स जिसे हम बोलते हैं, वो उनको चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो हंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है उनका सारा का सारा। उनके वहाँ पर वो फूड वैसा अवेलेबल नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उनके पास इतने ज़्यादा नहीं है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है तो वो क्या करेंगे, लाइफ स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इम्पैक्ट होता है पीपल ऑन इन्वायरमेंट। तो बेसिकली दो तरह का इम्पैक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जो कि सामने से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये प्री प्लान्ड होता है, ठीक है, ये क्या है, प्री प्लान्ड है और प्री मेडिएट है, क्योंकि मैन को पता है, मनुष्य को पता है कि जो वो कर रहा है उसकी वजह से क्या चेंजेस आएगा। जैसे लैंड का अगर यूज करेगा तो उसमें क्या चेंज आएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, माइनिंग करेगा, तो वो उससे क्या हो रहा है, लैंड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको पता है। इसको हम शॉर्ट पीरियड में देख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के अंदर नोटिस किया जाता है जो भी चेंज होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, और ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है ये हम कह सकते हैं कि नॉट प्रीमीडिएट होता है या प्लान्ड नहीं होता, ठीक है। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, तो वो हमें क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड के बाद, एक लंबे टाइम के बाद हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हमें साथ साथ पता नहीं लगता उसके बारे में। तो अगर हम मेजॉरिटी की बात करें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के ऊपर कि ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो पॉल्यूशन हो रहा है या इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल इशू। अब इन्वायरमेंटल इशू जो होता है, सबसे मेजर इन्वायरमेंटल इशू क्या है, सबसे अगर हम मेजर इन्वायरमेंटल इशू की बात करें तो वो है हमारा पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली एक लार्ज अमाउंट में जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, रिलीज होती हैं सब्सटेंसेस का या वेस्ट एनर्जी का ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और उसकी वजह से जो चेंज आता है, हार्मफुल चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर, वो होता है पॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम लोकल एरिया की बात करें या रीजनल एरिया की बात करें या ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, इन सब हार्मफुल जो सब्सटेंसेस रिलीज करे जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी होते हैं या किसी और वजह से, तो उसका अल्टीमेटली इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली पॉल्यूशन। अब अगर हम पॉल्यूशन की बात करें ये कितनी तरह का होता है, तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में सबसे पहला आता है हमारा एयर पॉल्यूशन, देन वाटर पॉल्यूशन, देन नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वेस्ट पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन। तो लर्नर्स आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे सिर्फ एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता क्या है? एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड या गैसियस पार्टिकुलेट्स मैटर इन द एयर इन क्वांटिटीज, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो कि वो हार्मफुल हो टू द हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वो होता है एयर पॉल्यूशन। मतलब कि इस तरह का अनडिजायरेबल प्रोडक्ट या सॉलिड या गैस पार्टिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि उसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो एयर पॉल्यूशन होता है इसका बेसिकली ये होता क्यों है, कहाँ से होता है, तो इसके कुछ कॉजेस हैं। सबसे पहला कॉज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे कोल होता है, पेट्रोलियम होता है या अदर फैक्ट्री के जो कंबस्टेबल्स होते हैं, उनकी वजह से क्या निकलता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रक्स, जीप्स, कार, ट्रेन्स, एयरप्लेन, एरोप्लेन्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में ये लोग क्या करते हैं, पॉल्यूशन देते हैं, इनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम और जो भी हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं वो इन्हीं के अंदर ज़्यादा होता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर और इन सब के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम
यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यूज़ होता है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब देखिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसमें अमोनिया निकलता है, ठीक है। अमोनिया जो है बहुत कॉमन बाय प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी का, और सबसे ज़्यादा मोस्ट हजार्डियस गैसेस जो होती हैं एनवायरनमेंट में वो इसी से आती हैं, ठीक है। जैसे हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्रॉप है उसको बढ़ाए, बट उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होता है, केमिकल निकलता है एयर के अंदर, और उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो ये होता है हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करती हैं, ठीक है, रिलीज करती हैं। उससे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और केमिकल्स जो होते हैं वो एयर की क्वालिटी को कम कर देते हैं, डिप्लेट कर देते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, उनसे क्या रिलीज होता है, हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है, और बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो अल्टीमेटली हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट। तो देखिए, हमारे जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी। आज जो हम कर रहे हैं सिर्फ हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट को करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका आ सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है। प्राइमरी में सबसे पहला आता है आपका क्या, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब हम किसी कार्बन को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके बदले में वो क्या निकालते हैं, हमें रेस्पिरेशन के लिए निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक सिमिलर ट्रांसफर होता है ओशन के अंदर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट आता है हमारा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है जब हम इनकम्प्लीट बर्निंग होती है किसकी, कार्बन बेस्ड फ्यूल की, जैसे पेट्रोल, डीजल और वुड, ठीक है। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। तो जितनी 50% की अगर हम बात करें, 50% ऑफ टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है वो ऑटोमोबाइल से आती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नेट के अंदर आ सकता है कि कितना परसेंट जो है टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आता है ऑटोमोबाइल से, तो लार्ज अमाउंट में आता है, अराउंड 50%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नेक्स्ट आता है हमारा CFC के ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और ये अक्सर आता भी है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ये हमारा जब हम एक्सेस यूज में एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं ना, AC को यूज कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, कॉस्मेटिक्स को यूज कर रहे हो और रेफ्रिजरेटर को यूज करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक है। इसमें कार्बन भी होता है, क्लोरीन भी होता है और फ्लोरीन भी होता है। और ये हमारी ओजोन लेयर जो है उसको क्या करता है, ये हम पहुंचाता है UV रेजेस से। देखिए, जो सन की रेजेस आती हैं उसको ये इफेक्ट करता है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है ओजोन लेयर। आपने सुना होगा ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो वो किससे हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्योंकि मेजॉरिटी में हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स, ये चीजें, है ना। AC हम यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर हर घर में मिलता है आजकल, कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज होता है, तो उस वजह से इनका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा SO2, ये होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो मेजर सोर्स है, अब मेजर सोर्स आपको पता होना चाहिए, जब हम कोई भी कोल को बर्न करते हैं, कोई भी कोल जलाते हैं, तो उसमें हमारा सल्फर निकलता है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं वो लार्ज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड निकालती हैं, तो उससे भी क्या होता है, एयर हमारा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ग्राउंड लेवल ओजोन के प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आपकी, ठीक है।
हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जब ये एसिड रेन में कन्वर्ट होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिल जाती है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, तो वो एसिड रेन बन जाता है जिसे हम बोलते हैं NO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कहलाता है वो। नेक्स्ट आता है हमारा O3। O3 मतलब ओजोन। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है वो पॉल्यूटेंट होते हैं, हाईली टॉक्सिक उसका इफेक्ट होता है। जितनी भी व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो मेजर सोर्स है ग्राउंड लेवल ओजोन एमिशन का। इसकी वजह से स्मोक और एसिड रेन होती है। ठीक है, ये बर्निंग फ्यूल जो होता है, जैसे हमारा पेट्रोल है, डीजल है या कोल है, उसकी वजह से भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, NO3 की वजह से यानी ओजोन की वजह से हमारी आईज में इचिंग होती है ना, जलने लगती हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं अपने आप ही, जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये ओजोन की जो मात्रा होती है, ओजोन लेवल, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा CH4 जिसे हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन जो होता है सॉइल की वजह से होता है। जैसे राइस फील्ड होते हैं, चावल के जो खेत होते हैं, उनमें फ्लड आ जाती है ना, उसकी वजह से सॉइल की जो माइक्रोब्स होती हैं उसमें इफेक्ट डालता है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट होता है, मतलब ये बढ़ाता है ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पानी यूज़ करते हैं, तो पानी यूज़ करने से क्या होता है, वो मिट्टी को कम कर देता है, तो उससे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा PB यानी लीड। लीड जो होता है मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, जिसे हम मॉनिटर तो नहीं कर सकते, और इससे क्या होता है, व्हीकल्स पे इफेक्ट पड़ता है। और ये लीड होता है पेंट्स में भी होता है, जो हम पेंट यूज़ करते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए का मेजर सोर्स है। ठीक है, तो लीड बैटरी से भी निकलता है, हेयर डाई के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी होता है, गैसेस के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर पॉल्यूटेंट है, हम कह सकते हैं किसके, एयर पॉल्यूशन का। और इसकी वजह से सबसे बड़ा क्या होता है प्रॉब्लम, लीड की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, और कभी कभी तो कैंसर की भी प्रॉब्लम आ जाती है लीड की वजह से। नेक्स्ट आता है SPM, इसे हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। तो इसमें क्या होता है, ये सॉलिड जो होती हैं, एयर के अंदर सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे स्मोक, डस्ट, वेपर्स, उनकी वजह से सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स आते हैं, पार्टिकुलेट्स आते हैं। ठीक है, ये मेन सोर्स होता है हेज का। मेन सोर्स किसका है, हेज का है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, विजिबिलिटी हमारी कम होती है, दिखाई देना कम हो जाता है, लंग्स में प्रॉब्लम आती है, जो डैमेज होता है किसका, रेस्पिरेशनरी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सारी हमारी किसके थ्रू आती हैं, SPM के थ्रू। तो ये मेजर प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे सेकेंडरी आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर JRF हमारा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।